अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक कैनेडा 179 बी रिफ्यूज़ल है। आजकल हर बंदे को 179 बी का रिफ्यूज़ल आ रहा है, लोग परेशान है कि ये क्यों आ रहा है। तो इस सिलसिले में आज अली भाई का टाइम लिया है। तो आप लोगों से आज जितने भी सवाल आपने भेजे हैं हमने नोट कर लिए और कुछ रिजेक्शंस हैं हमारे पास पड़े हुए, तो उनको भी पढ़ेंगे और अली भाई से वन बाय वन सारे सवालों के आपके जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई 179 बी रिफ्यूज़ल आजकल हर बंदे का आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। एंड जो बेसिकली लोगों को 179 बी रिफ्यूज़ल आ रहा है, इसके रिफ्यूज़ल ग्राउंड चेक कर लेनी चाहिए कि कौन से रिफ्यूज़ल के फैक्टर्स हैं। बेसिकली इसमें यही मेंशन किया जाता है कि आपके टाइज़ काफ़ी ज़्यादा वीक है पाकिस्तान में, कि आप जाके वहाँ पे स्लिप हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। एक तो आपकी होम कंट्रीज़, आपके फैमिली टाइज़, आपके सोशल टाइज़, इवन कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो स्टेबल नहीं है, और आपकी अपनी कंट्री में जॉब या बिजनेस वो स्टैब्लिश नहीं है, जिसके बिहार पे ऑफिसर को ये डाउट होता है, मीन्स के वो डाउट में आ जाता है कि आपकी टाइज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप कनाडा में आके वापस अपनी होम कंट्री में नहीं जाएंगे। तो इसकी बेस पे आपको बेसिकली 179 बी सेशन लगाया जाता है। जी अली भाई, मेरे सामने एक रिफ्यूज़ल है। हम्म। उसमें लिखा हुआ है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल बी लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। ठीक है, इसका क्या यानी कि सिलसिला हुआ? बेसिकली ये वही चीज़ है कि आप ऑफिसर को कन्वेंस नहीं कर सके अपने कवर लेटर में, अपने ट्रेवल प्लान के थ्रू, आपकी जो कंट्री के साथ टाइज है, अपनी फाइनेंशियल के थ्रू ऑफिसर को आप प्रॉपर कन्वेंस नहीं कर सके, जिसकी बेस पे उसने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। अच्छा अली भाई, आज हम जो है पॉइंट बाय पॉइंट ना 179 भी डिस्कस करेंगे। श्योर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पर्पस ऑफ विजिट जो देना। हम्म। उसमें लोग गलती करते हैं, तो आप उसकी करेक्शन करेंगे थोड़ी सी? जी, अपनी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जो बेसिकली आपको रिफ्यूज़ल ग्राउंड आता है, योर पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, कि आप जाके वापस नहीं आएंगे, आपका पर्पस वैलिड नहीं है। उसमें बेसिकली एक तो आपका ट्रैवल प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सरकमस्टेंसेस के साथ मैच करता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोकस करें कि आपने जाना किस पर्पज़ के लिए है, टूरिज्म के लिए, विजिट के लिए, या कोई आपके एग्जीबिशंस है, कोई फैमिली फंक्शन है। तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर होना चाहिए। और सेकंड, जो आप अपना पर्पस ऑफ विजिट मेंशन करते हैं कि किस पर्पस के लिए जाएंगे, कौन सी सिटी में जाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, किस होटल में स्टे करेंगे, ये सब कुछ आप इसमें जस्टिफाई होना चाहिए, प्रॉपर मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं हमारे काफ़ी भाई, वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, एक कॉपी पेस्ट टाइप इन्फॉर्मेशन पेस्ट करते हैं, जिसके बिहार पे लोगों को रिफ्यूज़ल आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो लोग अक्सर मैंने देखा है कि स्टे जो कर रहे हैं वो इस्लामाबाद कर रहे हैं और हम्म। विजिट उनका लाहौर है। जी बिल्कुल, वो ट्रैवल प्लान ही अपना ऐसा देते हैं कि उन्हें खुद नहीं आइडिया, बेसिकली वो कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। कि आपने होटल कहीं और बुक करवाया, और होटल से 300-400 किलोमीटर के फासले पे आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, ठीक और है। आपने वो विजिट करनी है और डेली फिर बेसिस वापस आना है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। तो वो प्लान जस्टिफाई नहीं है ना, लोग रिसर्च नहीं करते। इवन कि आपको खुद रिसर्च करना चाहिए कि कौन सी सिटी में कौन सी अट्रैक्शंस है और आपने कब जाना है। उन टाइम, उन दिनों में ये वो एक्टिविटीज प्रॉपर चल रही है, एक्टिव है या क्लोज है। जैसे कनाडा में तो मोस्टली रहता ही विंटर का सीजन है, जैसे अभी चल रहा है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च करके अपना ट्रेवल प्लान देना चाहिए। ठीक अली भाई, फिर दूसरा जो लगता है वो है पर्पस ऑफ योर बिजनेस इज नॉट वैलिड। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करेंगे? पर्पज ऑफ योर विजिट, सॉरी, पर्पस ऑफ योर बिजनेस। आपकी बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग नहीं है ना, क्योंकि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वैसे जस्टिफाई नहीं की। आपने लेट्स सपोज, पाकिस्तान में लोग एक दो दिन पहले या एक वीक पहले अपना एनटीएन रजिस्टर करवाते हैं, और उसमें बिजनेस भी डाल देते हैं, आईडीआर भी मैच नहीं करती, इवन कि कुछ लोग सबमिट ही नहीं करवाते, और प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है उनकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक स्टेटमेंट कुछ और बता रही है, आप कुछ और बता रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप खुद ही मीन्स के आप ये सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑफिसर को कैसे आप सेटिस्फाई कर ठीक, सकते हैं। यानी कि जो हमारी बिजनेस जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम्म। बेसिकली हम बिजनेस की शो करते हैं, करते हम जॉब है, या जॉब की शो करते हैं, तो वो बिजनेस की के रिलेट शो हो रही होती है। बिल्कुल, ये भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी बैंक स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो वो जॉब वाली नहीं होती। ठीक है। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल क्रेडिट डेबिट आ रहे होते हैं, तो उसके बिहाफ पे फिर ऑफिसर को आप खुद ही एक वीक पॉइंट दे देते हैं कि मैं यहाँ पे स्टेबल नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ लेकिन मेरी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है, मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन फिर भी लास्ट में मेरे अकाउंट बूस्ट है। यहाँ पे लोग फोकस नहीं करते, जब बैंक स्टेटमेंट लेते हैं ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेना चाहिए, और डेबिट और क्रेडिट आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, और मंथली आपकी इनकम क्या आ रही है। ठीक। लास्ट 4 मंथ का रिकॉर्ड वो इसीलिए आपसे लेते हैं कि चेक कर सके कि जो हमें बता रहा बंदा कि हम मैं आना चाह रहा हूँ आपकी कंट्री में, वो पाकिस्तान में कितना स्टेबल है।
अली भाई एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं कि कितने टाइम की हमारी वो होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। हालांकि हम ये सवाल का जवाब आगे भी दे चुके हैं, पर हम्म। फिर भी लोगों को एक बार दोबारा बता दें कि कितने टाइम की वैलिड होनी चाहिए, यानी कि कितने टाइम की आपकी देखते हैं। कनाडा जो आपसे डिमांड करता है वो 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की डिमांड करता है, लेकिन कुछ लोग 6 मंथ की भी लगाते हैं, इशू नहीं है। लेकिन ये है कि वो आपसे 4 मंथ की डिमांड कर रहे हैं, आप 4 मंथ के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अच्छा अली भाई, इसमें एक और भी आया कि उसने कहा कि आपकी जो वापसी की टाइज है, हम्म। यानी कि आप वापस क्यों आएंगे, वो हम्म। मजबूत नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा। वो प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ता है, अपने कवर लेटर में भी बताना चाहिए। इवन के जब आप कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, साथ में ना वो एक IMM 5645 फॉर्म है, फैमिली फॉर्म होता है। ठीक है। उसमें आप अपनी डिटेल्स बताते हैं। इवन के हमारे यहाँ पे कुछ लोग वो भी डिटेल नहीं देते अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के रिगार्डिंग, और इवन के जो अपनी उनकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करते। कवर लेटर में बताना चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी फैमिली के साथ। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी बिजनेस के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे पास कितने एम्प्लॉयर्स हैं, कि मेरी टाइज वीक है, मैं डेफिनेटली मीन्स के स्ट्रांग है। ऑफिसर को ये शो करना है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक है। और इसके अलावा आपके सोशल टाइज हैं, आपका सोशल मीडिया चेक किया जाता है, एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि आपका मीन्स कि आप कैसे क्या आपका माइंड है, ठीक क्या है। आप सोचते हैं, क्या आप एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड ओवरऑल आपका चेक किया जाता है। अगर ये आपका जस्टिफाइड है, जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, ऑफिसर को बेसिकली आपने करना ही कन्वेंस है। ठीक है। अगर वो कन्वेंस होता है तो आपको वीज़ा इशू कर देता है, अदरवाइज वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है। अली भाई आजकल फेक डॉक्यूमेंटेशन लोग लगाते हैं, और फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के फिर उस पे वो चाहते हैं कि हम इसके थ्रू चले जाएंगे। तो कनाडा ने फेक डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी, उनकी जितनी अप्रोच होगी, अब उनको पता चल जाता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेक डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाने नहीं चाहिए। ठीक है। उनका सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। अभी तो सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, AI बेस है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और जो फाइल चेक करने का उनका क्राइटेरिया है, वो भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, शिनोक। ठीक तो है। हर एक चीज़ उनके असेस में है, आप झूठ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो आपका अपना नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आपको 5 साल का बैन लगा देंगे। इवन कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो मोस्टली लोग बैंक स्टेटमेंट में फ्रॉड करते हैं, तो वो वेरीफाई करते हैं आपकी ब्रांच से, आपके हेड ऑफिस से, कि जो बंदे ने बैंक स्टेटमेंट दी है वो प्रॉपर वेरीफाई है कि नहीं है। तो उनका तो कुछ नहीं जाना, आपने 5 ईयर का बैन ले लेना। ठीक है। यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फेक की तरफ ना जाएं। नहीं, वो तो रिकमेंड ही नहीं करते रिकमेंड किसी ही नहीं को। करते। ठीक है अली भाई, कुछ लोग जो है कंसल्टेंट से जब काम करवाते हैं तो कंसल्टेंट उनके डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते, ये तो हमने आगे भी बात की थी। हम्म। तो मैंने आपने जो मुझसे डॉक्यूमेंट शेयर किए, जो रिजेक्शन शेयर किए, उसमें एक कॉपी पेस्ट वाला जो मामला है ना, हम्म। वो बड़ा आ रहा है कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो जस्टिफाइज ठीक नहीं करते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये तो आगे भी मैंने आई थिंक आपको बताया कि लोग इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है। क्लाइंट की अपनी भी गलती है ना, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है। ठीक है। आप उनके चार्जेस पे कर रहे हैं, उनकी कंसल्टेंसी के, आप मेरी फाइल रेडी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ गाइड भी तो करो ना, ये आपको पूछना चाहिए ना। ठीक है। आप उन पे सब कुछ क्यों छोड़ते हैं, आप उन पे डिपेंडेंट क्यों हैं। आप खुद उनसे क्वेश्चन करें, आपका कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान है, जो भी वो सर्विसेज आपको दे रहे हैं, आप उनसे कंफर्म करें कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं। अपना कवर लेटर खुद स्टडी करें, पॉइंट्स है तो उनसे डिस्कस करें। अपनी ट्रैवल आइटनरी है जो, वो खुद रिसर्च करें, गूगल पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। जो प्लान उन्होंने बना के आपको दिया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अभी इतना तो हम सबको नॉलेज होना चाहिए। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ही हमारे जैसे जो भाई हैं, जो हमारे क्लाइंट है, उनके साथ दो दो हाथ हो जाते हैं, फ्रॉड होता है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन बेसिकली नहीं है। और कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा ये भी नहीं देखते कि ये किसके लिए लिखा जा रहा है। वो पर्सन जिसके लिए मजमून लिखा जा रहा है, जो लगाना है उधर मी लगा रहे हैं, अजीब सा सिस्टम नहीं कर देते वो लोग। बिल्कुल, बेसिकली आजकल एक वो लास्ट ईयर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। मोस्टली जो हमारे भाई हैं वहाँ पे जाते हैं, लेटर टाइप करते हैं, ठीक है। एज इट इज कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता ना। आगे वाला जब कनाडा में जाता है, उनके पास भी टूल्स हैं, वो प्लेजरिज्म लगाते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ह्यूमन राइटिंग है या AI की राइटिंग है। ठीक है। तो ये भी पकड़े जाते हैं। सो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। वो ये तो इस तरह ही हो गया अली भाई, हम दो दोस्त पेपर दे रहे थे, हम्म। तो रोल नंबर भी सेम, चीटिंग करने में सेम रोल नंबर लिख दिया। बिल्कुल। ये ऐसे ही है। अच्छा अली भाई, कवर लेटर, कवर लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, और कवर लेटर को किस तरह चेक करना चाहिए, डबल चेक। हम्म। क्योंकि एक तो कंसल्टेंट ने क्या दिया, ये आपका कवर लेटर है, ठीक हो गया। क्लाइंट को अपना कवर लेटर किस तरह चेक करना चाहिए, और कवर लेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये प्लीज जरा। कवर लेटर की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है इस रोल में, क्योंकि आप ऑफिसर और कुछ स्टडी करें ना करें, लेकिन आपको
जो आप कवर लेटर लिखते हैं, खुद को आप प्रेजेंट करते हैं, समराइज करते हैं, वो डेफिनेटली वो स्टडी करता है कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्यों आना चाहते हो, क्या टाइज है, क्या बिजनेस है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये आप उन्हें हाईलाइट करते हो। और बेसिकली इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अपना पर्पज ऑफ ट्रैवल देना चाहिए, अपने फंड्स के रिलेटेड उन्हें बताना चाहिए, आपका जो जेन्युइन पर्पज है जा रहे हैं, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, आपकी फैमिली की स्ट्रॉन्ग टाइज उन्हें शो करनी चाहिए। ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए और ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, एक प्रीसाइज हो, पॉइंट टू पॉइंट आप ऑफिसर के साथ डिस्कस करें। ठीक है। ठीक। तो अली भाई जो कवर लेटर में लिखा है वही डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए या बस कवर लेटर खूबसूरत हो बाकी डॉक्यूमेंटेशन आदि हो? नहीं नहीं, डेफिनेटली आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उसी बिहाफ पे फिर आप अपने प्रोफाइल को समराइज करते हैं विद योर एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रूफ है ना कि डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे एग्जिस्ट करता हूँ। ऑफिसर फिर आपकी फाइल चेक करता है, कवर लेटर स्टडी करता है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने ऐड की है वो सारी वेरीफाइड है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। तो हर एक चीज़ को वो चेक करने के बाद ही आपको वीज़ा का रिस्पॉन्स देते हैं। यानी वो भी वेरीफाइड होना चाहिए, जस्ट एक अच्छा कवर लेटर ना हो, साथ डॉक्यूमेंटेशन जस्टिफिकेशन के ये जस्टिफिकेशन के लिए जरूर होनी चाहिए। यानी कि आपका कवर लेटर आपके डॉक्यूमेंटेशन को वाजे कर रहा होता है। बिल्कुल और आपको। सबसे बड़ी मेन जो गलती है यही है कि हम लोग अपना कवर लेटर तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं पर आगे डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन भी का वो जस्टिफाई आप इसमें नहीं करते ना, रिफ्लेक्ट नहीं करवाते आप इसमें। ठीक है। तो अली भाई कुछ सजेशन ऐसे दे दें जिसमें लोगों को पता चले कि जब वो अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब भी केस अप्लाई करें अपना पासपोर्ट चेक कर लें वो वैलिड है, और आईडी कार्ड चेक कर लें, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैरिड हैं तो एमआरसी भी रिक्वायर्ड है, और 2 मैरिज एमआर एफआरसी आपको रिक्वायर्ड है। ये ठीक है। पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है। अगर आप कनाडा का केस फाइल कर रहे हैं, कनाडा आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है आपकी फैमिली की भी, वो आगे भी मैं डिस्कस कर रहा था, उनका एक फॉर्म है IMM 5645 फैमिली फॉर्म है। ठीक है। उसमें आप, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, वो सब की डिटेल लेती हैं उसमें। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे भी फोकस करें ठीक। कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लें, वो कैसा है, मेंटेन है नहीं है। क्लोजिंग चेक कर लें, फिर अपना डेबिट चेक करें कि आपने एक मंथ में या 6 मंथ की जितनी की स्टेटमेंट दे रही है इस मंथ में आपने कितने एक्सपेंस किए हैं और आपने कितना सेव किया और कितनी आपको इनकम आई है। ये इन्हीं के अराउंड घूमता है। लोग 5,000 ऐड करते हैं, साथ ही 50-60 लाख ऐड करते हैं, सेकंड डे स्टेटमेंट ली और जाके केस फाइल कर दिया और आपको रिफ्यूजल आ गई। चलें अली भाई जो हमारे इधर तवसल से आए हम्म तो आप उनको एक तो कैसे गाइड करेंगे और खास तौर पे जिनका ये 179B है हम्म अगर वो लोग आपके पास आते हैं ठीक तो है आप सर। उनको किस तरह वेलकम करेंगे? वेलकम उनकी प्रोफाइल की असेसमेंट बेसिकली की जाएगी। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट उनकी असेसमेंट की जाएगी, प्रॉपर उन्हें गाइड किया जाएगा। वो फ्यूचर में अगर केस अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स का वो फोकस करें, किन पॉइंट्स को लेके चलें, देन फिर आगे वो केस फाइल करना चाहते हैं तो असेसमेंट करके उनके सामने ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हम रख देते हैं। ठीक है। और अगर प्रोफाइल पे वर्किंग करने वाली है 3 to 4 मंथ उनका वेट भी करवाते हैं, उसके बाद फिर उनका केस प्रोसेस करवाते हैं। अली भाई जो लोग जल्दी में पड़ जाते हैं उनके बारे में कोई राय? उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो फिर रिफ्यूज़ल ही लेते हैं और अभी भी ले रहे हैं। तो उनको कोई मशवरा? मशवरा यही है कि ठंडी करके थो, खाएं। थोड़ी सी अपने आप पे तवज्जो दें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, किसी बार बार प्रॉपर रिजेक्शन लेने से बेहतर है। रिजेक्शन लेने से बेहतर है कि अपना पे वर्क करें, प्रॉपर किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप डिस्कस करें। ठीक है। जो यहाँ पे आ सकते हैं डेफिनेटली वेलकम है उनका, प्रॉपर उन्हें गाइड किया जाएगा। अली भाई 23 और 24 में हम्म। उन्होंने अपनी कोई लॉज में चेंजिंग की हो कनाडा वालों ने जिसकी वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रिजेक्शंस? अपडेट्स तो आती रहती हैं लेकिन ठीक है। इसमें ये है कि टूरिस्ट वीज़े के इसमें ऐसा कोई ऐसा खास इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको वीज़ा मिलना आपकी प्रोफाइल की बेस पे। आपकी प्रोफाइल अगर 23 में अच्छी थी तो मिलेगा, 24 में भी अच्छी है तो मिलेगा वीज़ा। अगर प्रोफाइल वीक है, डॉक्यूमेंटेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली रिफ्यूज़ल ही लेंगे। ठीक है अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोस्ट वेलकम। तो आपने सुना कि हम छोटी छोटी किस तरह की गलतियां करते हैं जो हम कंसल्टेंट्स हैं उनके हाथ चढ़ के तो अपना किस तरह केस खराब कर लेते हैं और मजीद वो उन लोगों को इसको इम्प्रूव करने की बजाय आपको बार बार अप्लाई कराते हैं, आपकी फीस ज़ाया करवाते हैं और आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक प्रॉपर तरीके से चलें। टाइम जो रिक्वायर्ड है वो तो लगना ही लगना है, शॉर्टकट के चक्करों में अपना केस ज़ाया मत करें। और अली भाई से नंबर हम स्क्रीन के नीचे दे देंगे, बात करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन लें ताकि बाद में आपको किसी चीज़ का मसला ना हो। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अली भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
बता दे हम जाने प्राइवेट लैग